अभी वर्तमान में जो पिछली सरकार थी इससे पहले गहलोत सरकार, उसके खिलाफ बहुत आंदोलन हम लोगों ने किए। मैंने एफआईआर भी कई दर्ज करवाई। तो जी तो क्या लगाऊं ऐसे के व्यक्ति के जिसने पूरे पेपर बेच दिए हों मेरे युवाओं के, जो लोन पर ले लेके पढ़ाई कर रहे थे, जो खून के आंसू रोए, जिनके सपने जारौली जैसे लोगों ने बेच दिए, उसके जी तो क्या लगाएं। मैं आपको बताता हूँ, जाट राजपूतों को लड़वा दिया जाता है, गुर्जर मीणाओं को लड़वा दिया जाता है। हम जाट राजपूत भाई एक थाली में खाते आए हैं झुंझुनू में, और SC ST जनरल हो चाहे सभी जातियां एक ही थाली में खाते हैं वहाँ पे। जब कोरोना का काल था तब यही गुड्डा जी और विजेंद्र अरोड़ा जी दोनों साथ में एक होटल में पड़े थे और लोग मर रहे थे। 2000 से ऊपर आदमियों की डेथ कोरोना काल में हुई। उस दौरान यही गुड्डा जी वहीं पड़े थे और तब उनको किसी की परवाह नहीं। राजस्थान में युवाओं के मुद्दे इन दिनों बहुत गरमाए हुए हैं और हमारे साथ एक युवा नेता हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं उन मुद्दों के बारे में। साथ ही जो अभी की स्थिति है, जो युवाएं लगातार मांग कर रहे हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, कितने सहमत हैं, संतुष्ट हैं, या फिर उनकी भी कुछ और ऐसी मांगे हैं जो लंबे समय से अटकी हुई हैं। हमारे साथ हैं युवा नेता भरत बेनीवाल। भरत, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, पेपर लीक है, भर्तियों को लेकर है, लगातार संघर्ष हो रहे हैं। क्या लगता है, क्या इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या युवा ऐसे ही दर दर भटकता रहेगा? जी देखिए, सॉल्यूशन तो अभी वर्तमान में जो पिछली सरकार थी इससे पहले गहलोत सरकार, उसके खिलाफ बहुत आंदोलन हम लोगों ने किए। मैंने एफआईआर भी कई दर्ज करवाई, कोर्ट से जा कर करवाई। वैसे तो सीधा तो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं रही थी पहले, क्योंकि बड़े जो मगरमच्छ थे वही सारा काम कर रहे थे। आज तक भी अभी तक जो बड़े मगरमच्छ थे, जैसे जारौली जी थे, तो जी तो क्या लगाऊं ऐसे के व्यक्ति के जिसने पूरे पेपर बेच दिए हों मेरे युवाओं के, जो लोन पर ले लेके पढ़ाई कर रहे थे, जो खून के आंसू रोए, जिनके सपने जारौली जैसे लोगों ने बेच दिए, उसके जी तो क्या लगाएं। अब वो जारौली जो था उसने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि राजनीति के संरक्षण में जो है पेपर लीक हुआ है, और आप देखिए उसके बावजूद इस पे विशेष रूप से कोई कार्रवाई नहीं करी। थोड़े दिन पहले और भी कई जो गहलोत साहब के टीम के लोग थे, उन लोगों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि भाई रियल में बहुत बड़े स्तर पे घोटाले हुए, पेपर लीक हुए। कई बार उनको भी रोका गया, जो उनके साथ के लोग थे उनको भी गहलोत साहब ने खूब रोकने का प्रयास किया कि भाई उन लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया उनको रोकने का प्रयास किया। फिर आप नीचे के लोगों के हिसाब से आप देखें तो छोटे छोटे गुर्गों को पकड़ लिया गया और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी गई। हमने इस स्तर पे खूब विरोध किए। जब हमारे विरोध के बाद भी कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई तो हमने फिर चुनाव में एक्शन लिया, और चुनाव में एक्शन लेकर जो है हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। सभी युवाओं ने सभाएं की और सभा करके हर विधानसभा में जा जाकर जो है गहलोत साहब के खिलाफ मोर्चा खोला, और बहुत अच्छी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आई और सत्ता में आए। उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या MP के चुनाव आ गए। फिर अभी जो है MP के चुनाव खत्म हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं। काफ़ी लोग पेपर लीक में पकड़े गए हैं, ऐसी बात नहीं, कार्रवाइयाँ बहुत अच्छे से हो रही हैं, लेकिन जिस स्तर पे, जो बड़े स्तर पे और अच्छे से होनी चाहिए, प्रयास यही चल रहा है कि जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई होंगी, उम्मीद लेके बैठे हैं। ऐसा ही भर्ती का मामला आप ले लीजिए, हर घर घर में जो है पढ़ने वाला बच्चा इस पे नज़र टिकाए बैठा है, युवा नज़र टिकाए बैठा है कि ऐसा ही भर्ती में कुछ ना कुछ जल्द से जल्द जो है रद्द करके एक्शन होगा, और उस पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रद्द करके दोबारा से भर्ती परीक्षा करवा के और नए SI को नियुक्ति मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि इस SI भर्ती में सभी लोग फर्जी हैं। 70% के लगभग लोग अब तक नाम सामने आ चुके हैं जो फर्जी पाए गए हैं, रोज़ पकड़े भी जा रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसके बावजूद उसमें कमेटी बन रही है, ये थोड़ी सोचने की बात है। इससे युवाओं में नेगेटिव मैसेज जा रहा है। दूसरा, जिस तरीके से आपने अभी युवाओं की बात की और उसमें बताया कि पिछली सरकार में बहुत कुछ हुआ है, जबकि बात करें कांग्रेस सरकार की तो राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर राजस्थान से जोड़ोगे, या फिर क्या आपको लगता है कि क्या वहाँ से जो मुद्दे उठ रहे हैं वास्तव में उठ रहे हैं? क्या युवा संतुष्ट है? क्या युवा को लगता है कि मुद्दे उठ रहे हैं या फिर इसमें भी पॉलिटिक्स है? जी देखिए, स्पष्ट पॉलिटिक्स ही नज़र आ रही है, क्योंकि इसलिए कह सकता हूँ मैं इसको चैलेंज के साथ, क्योंकि पहले जब सरकार थी, अब आज ये कहते हैं कि किसान बिल खराब है। किसान बिल आप देखिए, किसी ने पढ़े तक नहीं होंगे ढंग से। तीनों किसान बिलों के बारे में अगर
देश के 80% 90% नेताओं से आप बात करेंगे कि क्या है किसान बिल, तीनों बिलों के पूरे नाम भी नहीं बता पाएंगे। पहला बिल सिंपल सी भाषा में ये था कि भाई आप अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हो। अपन सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं, आप उस अनाज को कहीं भी बेच सकते हो, अपने अनाज को तो वो कितने भी दामों में बेचेगा किसान, और एक आप मंडी में ही बेच सकते हो। तो ज़्यादा फायदा वहाँ हुआ कि मंडी में जो बिजनेसमैन है वो जो है अपना वो रेट जो है फिक्स कर लेते हैं बिजनेसमैन कि भाई इससे ऊपर अनाज नहीं लेना किसान से, और एक अपन कहीं भी बेचें 2400 रुपये क्विंटल में बेचें, चाहे 2500 में बेचें, 3000 में बेचें। तो ये जो हालात थे उस वक्त, जो कांग्रेस जी 70 साल में किसान का कौन सा भला हो रहा था। किसान आंदोलन के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा कि किसानों के साथ बहुत बुरा हुआ, 70 सालों में कौन सा किसानों के साथ अच्छा हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से। दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारों के साथ ये हुआ, आपने 70 साल में शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं किया। आप ये कह रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार दे देंगे। बहुत बुरी स्थिति है, और आज स्थिति का मुख्य कारण यही रहा कि एक परिवार का राजतांत्रिक रूप से कब्जा रहा, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं, राजतांत्रिक हिसाब से। आप देख लीजिए, एक ही परिवार शुरू से एक पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को चलाता हुआ आ रहा है, वो उस परिवार ने इतना बुरा कर दिया, अब उनको वो हिमायती बन रहे, अब वो सड़कों पे भी आ गए। मेरे तो खुशी की बात है कि कम से कम इस सरकार को देखते हुए जो है वो सड़कों पे तो उतरने शुरू हुए। लोगों ने कहा कि आपको तो लोग ये भी नहीं समझते कि आप रियल में आम पब्लिक के हिसाब से व्यक्ति भी हैं क्या। तो राहुल जी ने अब जो है सड़कों पे दौड़ना भी शुरू किया, यात्राएं भी की। हालांकि उससे लोग प्रभावित होने की थोड़े थोड़े कोशिश में आ गए, वो माइंड वॉश करने में भी सक्षम रहे, लेकिन सत्यता यही है कि कुल मिला के राजनीति लगती है आपको। और अगर बात करें, क्योंकि अब आपने बात काफ़ी युवाओं की भी हो गई, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गई, आपका जो क्षेत्र है झुंझुनू, क्योंकि अब उपचुनाव भी नज़दीक है और काफ़ी कुछ जातिगत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती है, जो बातें होती हैं वो, तो उसको लेकर क्या लगता है? क्योंकि उस क्षेत्र में बीते बात करें जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी, लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी बहुत ज़्यादा टिप्पणियां सामने आई थी। तो अब उपचुनाव भी नज़दीक है, फिर विधानसभा चुनाव भी आएगा दोबारा, तो क्या लगता है कि अभी जो जिस तरीके की टिप्पणियां चल रही हैं उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है कि प्रभावित करती है, या फिर ये वहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है? जी देखिए, प्रोपेगेंडा है, केवल और केवल प्रोपेगेंडा है, और यही प्रोपेगेंडा ने पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, जाट राजपूतों को लड़वा दिया जाता है, गुर्जर मीणाओं को लड़वा दिया जाता है, SC ST जनरल को लड़वा दिया जाता है, और इसी तरीके से लोग क्या है अपनी सीट निकालने का में कामयाब हो जाते हैं और वो मंत्री विधायक भी बन जाते हैं। वही हालात अभी झुंझुनू में चल रहे हैं। अभी इस उपचुनाव के दौरान कई जातिगत टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे जैसे ही बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसे राजेंद्र गुड्डा जी हैं, तो वो बातें कर रहे हैं बार बार, कभी कोई किसी जाति विशेष के बारे में, कभी किसी जाति विशेष के बारे में। हम जाट राजपूत भाई एक थाली में खाते आए हैं झुंझुनू में, और SC ST जनरल हो चाहे सभी जातियां एक ही थाली में खाते हैं वहाँ पे। और आज जब गुड्डा जी क्या है, उदयपुर वाटी को तो वाशिंगटन बना दिया उन्होंने, और अब वो झुंझुनू को वाशिंगटन बनाने आ रहे हैं। यूँ कहते हैं मैं ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, झुंझुनू में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब कोरोना का काल था तब यही गुड्डा जी और विजेंद्र रोड़ा जी दोनों साथ में एक होटल में पड़े थे और लोग मर रहे थे। 2000 से ऊपर आदमियों की डेथ कोरोना काल में हुई। उस दौरान यही गुड्डा जी वहीं पड़े थे और तब उनको किसी की परवाह नहीं थी। अब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के आशीर्वाद से बोले खिदमत करूँगा मुस्लिम भाइयों की। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अचानक से आप खिदमत और अल्लाह पे कैसे आ गए? मैं ये नहीं कहता आप उनको फॉलो कीजिए, आप नमाज अदा भी कर रहे हैं, लेकिन झुंझुनू का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आज से एक अभी रेगुलर आपने पार्टी जो ज्वाइन कर रखी है एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, वो पार्टी प्योर हिंदुत्व को दिखाने वाली पार्टी है। वो उद्धव ठाकरे जी से अलग ही इसलिए हुए थे कि भी उद्धव ठाकरे ने जो है कांग्रेस से पैक्ट कर लिया था और यूं कह दिया गया था कि ये तो मुस्लिम समर्थित हो गए, इसलिए एकनाथ शिंदे ने ये कह के और पार्टी अलग से बनाई। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति इस तरह के पहले हिंदुत्व की पार्टी में, उससे पहले बसपा के नाम पे उन्होंने वोट ले लिए 2 बार, दोनों बार मेरे दलित भाइयों को बेच दिया ले जाके। कैसे बेच दिया? उनसे वोट ले लिया और कांग्रेस से पैक्ट करके मंत्री बन गए। और क्या किया मेरे दलित भाइयों के लिए, क्या किया ये बताइए। मैं उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहता हूँ कि 10 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए।
अभी आपने राजेंद्र गुड़ा और जिस तरीके से बात की ब्रिजेंद्र ओला की, उनका एक अभी हाल फिलहाल भी बयान आया था ब्रिजेंद्र ओला को लेकर कि पारिवारिक वो था, पूरा राजनीति से जुड़े रहे हैं इसीलिए वो बने और मैं अपने खुद के दम पे बना हूँ, इस तरीके का भी बयान आया था। उसको लेकर क्या लगता है, ये भी क्या आगे का कुछ तैयारी? जी देखिए, आगे की तैयारी है, वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अभी। अब वो या तो खुद चुनाव लड़ेंगे या वो किसी की शह पे अभी चल रहे हैं, कुछ तो है ही इसमें से। और दूसरा जो है, राजनीतिक रूप से अब वो उनके विरोधी हो गए। थोड़े दिन पहले जब वो लोकसभा चुनाव में दौड़ रहे थे, तब उन्होंने ब्रिजेंद्र ओला जी के पक्ष में भागदौड़ की थी कि बोले मैं इस एक सीट पे तो कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा और बाकी सीटों पे मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूंगा। अब एक चीज़ बताइए, जब आपको परिवारवाद से इतनी ही एलर्जी थी, भाई परिवारवाद से हमें तो एलर्जी है, इसीलिए हम झुंझुनू से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। परिवारवाद, जातिवाद, इन सब की वजह से झुंझुनू का आज भी विकास नहीं हो पाया। बाड़मेर से कई गुना पीछे चला गया झुंझुनू, बाड़मेर से भी पीछे चला गया। और झुंझुनू के लोग बहुत आगे निकल गए, टॉप बिजनेसमैन वहाँ के, टॉप जो है सरकारी नौकरियों में सब लोग वहाँ से सब तरीके से सक्षम है। लेकिन आज झुंझुनू का जो सार्वजनिक विकास है वो बहुत पीछे है। और वो किस लिए है? परिवारवाद की वजह से है, जातिवाद की वजह से है, और ये घटिया तरह की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से। अब गुड्डा जी कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र ओला जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो आप लोकसभा में भाई उनके समर्थन में क्यों उतरे? अगर आपको परिवारवाद से इतनी एलर्जी थी तो आप क्यों उतरे? दूसरा, आपको परिवारवाद से इतनी ही एलर्जी हो रखी थी तो आप राहुल गांधी जी की जो पार्टी है ऊपर, कांग्रेस, ठीक है, वो पूरी परिवारवाद पे चल रही है। आप उसमें मंत्री रहे 2 बार, दो बार मंत्री रहे, एक बार भी नहीं, 2 बार मंत्री रहे हैं। आप एक बात को जो जनता को जिस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, कम से कम अपने पूर्व के स्टेटमेंट और थोड़े बहुत जो चाहे 10-10 दिन पहले या 1-2 महीने पहले जो लोकसभा में आपने जो बातें करी, कम से कम उन स्टैंड पे तो रहिए। आप कभी स्टैंड पे नहीं रहे, इसीलिए आपको उदयपुर की जनता ने लात मारी। और अब आने वाले वक्त में जो है झुंझुनू की जनता जो है, आपको लगता है कि एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। झुंझुनू की जनता ना तो जातिवाद को एक्सेप्ट करेगी, ना परिवारवाद को, ना पूंजीवाद को। इस बार झुंझुनू की जनता सही व्यक्ति को चुनेगी, विकास को चुनेगी। जिस तरीके से उपचुनाव आ रहे हैं उसमें ना जातिवाद पे बात होगी ना फिर परिवारवाद पे। खैर, ये चीज़ें तो देखने की रहती हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है कई चीज़ें सामने आती हैं, कई तरह की बातें सामने आती हैं। कुल मिलाकर आज हमारे साथ युवा नेता भरत बेनीवाल हैं, जिन्होंने बताई कि किस तरीके से जो झुंझुनू की स्थिति है, झुंझुनू की राजनीति है, वो कहाँ पर निर्भर करती है, या फिर क्या कुछ आगे जो युवा हैं, जो युवा नेता हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या उनके संघर्ष के मुख्य बिंदु हैं। द इंडिया मूव्स के लिए छवि अवस्थी की रिपोर्ट।